नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 का भाग 2। शैवाल। शैवाल को हम एल्गी कहते हैं, ALGAE, एल्गी। बच्चों ये शैवाल पर्णहरित युक्त है। इसका मतलब ये स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें उपस्थित है और इनका जो आकार होता है वो थैलस के आकार का होता है। थैलस शब्द जो है इसका अर्थ होता है कि ये पौधे जो है इनका शरीर, पौधों के मुख्य भाग जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसमें जड़, तना और पत्ती का कोई भी विभेदन नहीं पाया जाता। तो ऐसा जो शरीर होता है सजीवों का उसको हम थैलस कहते हैं। और इनका आवास ये जलीय, जल में बच्चों ये लवणीय यानी कि खारा जल और अलवणीय यानी कि मीठा जल, तो दोनों प्रकार के जलीय आवासों में ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ नम स्थानों में बच्चों पत्थर आ सकता है, यानी कि जो चट्टानें हैं गीली रहती हैं हमेशा वो, इसके साथ ही साथ नम मिट्टी, लकड़ी आदि पर भी ये उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि शैवाल पर्णहरित युक्त थैलस आकार के सजीव हैं जो जलीय व नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अब इनका जो निवास है ये तो इनका मुख्य निवास हो गया, लेकिन कुछ उदाहरणों में ये कवक और अन्य जंतुओं के साथ सहजीवन भी प्रदर्शित करते हैं। जिसका उदाहरण आप कवक के साथ तो हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि शैवाल कवक के साथ मिलकर लाइकेन बनाता है और लाइकेन सहजीवन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है। इसमें शैवाल और कवक दोनों की भूमिका भी आपको पता है, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। वैसे हम लोग इसको पाठ 2 में पढ़कर आए हैं। तो शैवाल जो है वो यहाँ पर भोजन बनाने का कार्य करता है और जो कवक है यहाँ पर वो इस भोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्ची सामग्री चाहिए, वो कच्ची सामग्री इस शैवाल को देने का कार्य करता है। यानी कि मिट्टी से जल व जो खनिज पदार्थों का अवशोषण है उसको अवशोषित करके शैवाल को उपलब्ध कराता है। ऐसा ही एक सहजीवन ये जंतुओं के साथ भी प्रदर्शित करता है, जिसमें नाम आता है स्लॉथ रीछ का। ये जो भालू की प्रजाति है इसके साथ में यह सहजीवन प्रदर्शित करता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो भालू के फर होते हैं, बाल होते हैं शरीर पर, उन बालों, ये जो फर होते हैं ये नमी को अवशोषित कर लेते हैं, नमी को अवशोषित कर लेते हैं और गीले हो जाते हैं। अब इन गीले बालों के अंदर तो नहीं, ऊपर की तरफ विभिन्न प्रकार के जो शैवाल हैं वो ग्रो कर लेते हैं। तो ये जो इसके फर हैं इनका कलर कुछ हरा भूरा सा हो जाता है, ग्रीन ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये शैवाल को तो आवास मिल गया। अब इससे इस रीछ को क्या फायदा है, जब रीछ का कलर ऐसा भूरा हरा सा हो गया तो इसको पेड़ पौधों के बीच में छुपने में सहायता मिलती है, जिससे यह अपनी शत्रुओं से रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से शैवाल कुछ जंतुओं और कवक के साथ में सहजीवन को भी प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। शैवाल एक कोशिक या बहुकोशिक हो सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं। जब ये एक कोशिक या बहुकोशिक है तो पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, या फिर ये कॉलोनीज बना लेते हैं, यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स, ये जैसे मैं यहाँ पर मैंने ये 6 गोले बनाए हैं, जो मान लो 6 इंडिविजुअल शैवाल को या शैवाल की सेल को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये आपस में जुड़ के रहेंगे, कॉलोनी बना के रहेंगे। या फिर इनका जो आकार होता है वो तंतुमय होता है। तंतुमय कैसे कि एक कोशिका, इस एक कोशिका के साथ में दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, इस तरह से कोशिकाएं आपस में जुड़ के और ऐसा फिलामेंट या तंतु का निर्माण कर लेती हैं।
और कई शैवाल बहुत विशालकाय होते हैं, और विशालकाय में भी इनका जो आकार होता है वो अगर हम इसको नापे, लंबाई को नापे, तो लगभग कई बार तो 100 मीटर लंबे तक भी ये तंतु और विशालकाय शरीर के शैवाल पाए जाते हैं। तो यानी कि शैवाल का जो शरीर का आमाप है, साइज है, उसमें बहुत वेरिएशन उपलब्ध है। कहाँ तो एक कोशिका माइक्रोस्कोपिक जो हमें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ही दिखाई देगी, और कहाँ 100 मीटर लंबाई के विशालकाय शरीर के शैवाल। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो अगर एक कोशिक की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये एक कोशिक शैवाल है। बहुकोशिक में, अच्छा ये एक कोशिक है और ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी में वॉल्वॉक्स, तंतु में बात करें फिलामेंट के जैसे दिखाई देने वाले तो स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, और विशालकाय आकार के देखें तो जिनको हम कैल्प कहते हैं, ये बहुत ही विशालकाय आकार के जो है शैवाल होते हैं। इसमें उदाहरण आता है कैल्प मतलब लैमिनेरिया। बहुत सारे तरह के जो ब्राउन एल्गी अभी हम आगे पढ़ेंगे वो मिल के एक सामूहिक नाम से कैल्प के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें बहुत सी स्पीशीज आती हैं जैसे लैमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गेसम वगैरह। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 नाम लिख रही हूँ, लैमिनेरिया, फ्यूकस वगैरह, है ना। ये सारे के सारे कौन से एल्गी होते हैं? ये होते हैं ब्राउन एल्गी, जो बहुत ही आकार में बड़े होते हैं और कैल्प कहलाते हैं। ओके, तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन शैवाल के बारे में। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं शैवाल में जनन। शैवाल में जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों तरह से पाया जाता है। कायिक जनन बहुत ही सिंपल होता है, जिसको कि हम कहते हैं विखंडन विधि। इसमें क्या है कि जैसे ये शैवाल का तंतु है, अब इस तंतु का अगर कोई भी भाग टूट के अलग हो गया, विखंडित हो गया, तो ये एक भाग वापस पूरे नए शैवाल के तंतु का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं विखंडन, एक छोटे खंड से नए शैवाल का विकास होना। दूसरा है बच्चों अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बच्चों इसमें स्पोर्स के माध्यम से होता है। स्पोर यानी कि बीजाणु के द्वारा होता है। अब शैवालों में जो बीजाणु बनते हैं वो बीजाणु 2 तरह के होते हैं। एक बीजाणु होते हैं चल बीजाणु, जिनको कि हम कहते हैं जू स्पोर। ठीक है, चल यानी कि ये चल सकते हैं, तो इनके पास चलने के लिए इस तरह की कशाभिका उपस्थित होती है, जिसकी सहायता से ये क्या है, ये कशाभिका है, फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला या कशाभिका की सहायता से ये चल सकते हैं। और दूसरे कहलाते हैं अचल बीजाणु, इनको कहा जाता है एप्लेनोस्पोर्स। ये चल नहीं सकते मतलब इनके पास फ्लैजिला अनुपस्थित है। ओके, तो अलैंगिक जनन बीजाणुओं के माध्यम से होता है, और जब पर्यावरण में परिस्थितियां इनके अनुकूल होती हैं, उस समय यह अलैंगिक विधि से जनन करते हुए और अपनी संतति को लगातार बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर, और ये जो बच्चों यहाँ पर जो ये स्पोर्स बने हैं, है ना, ये बीजाणु बने हैं, ये बीजाणु सीधे ही अंकुरित होने के बाद में नया जो शैवाल है उसकी शरीर या उसका थैलस का निर्माण कर लेंगे। तो ये नया थैलस का निर्माण करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शित किया है, ये है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में क्या, यहाँ पर मैं आपको अलैंगिक जनन दिखा रही हूँ चल बीजाणुओं के द्वारा। ये चल बीजाणु है, इनमें फ्लैजिला उपस्थित है,
और ये जो आपको एक कोशिका दिख रही है, ये एक कोशिका थी क्लेमाइडोमोनास की, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो इस एक कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य था उसकी सहायता से बहुत सारे बीजाणु इस एक कोशिका के अंदर बन गए। कब बन गए? जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। ठीक है, और फिर ये जो एक कोशिका है इसमें से ये डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी कि ये सारे के सारे इस कोशिका के फटने से बाहर मुक्त हो जाएंगे और इतने सारे नए इंडिविजुअल्स हमारे पास में अलैंगिक जनन के द्वारा बन गए। क्लियर? तो ये था अलैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं बच्चों लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन इनमें उपस्थित होता है शैवाल में, और लैंगिक जनन के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमें दो तरह के युग्मकों की आवश्यकता होती है, मादा युग्मक और नर युग्मक। ठीक है, तो यहाँ पर भी मादा बीजाणु और नर बीजाणुओं का निर्माण होता है या युग्मकों का निर्माण होता है, और इन युग्मकों के आकार के आधार पर दो तरह से लैंगिक जनन उपस्थित होता है। एक कहलाता है समयुग्मकी, यानी कि आइसोगैमस, जहां पर बच्चों क्या होता है, सम यानी कि सेम, यानी कि नर और मादा ये जो दोनों युग्मक हैं, इन दोनों का जो आकार है वो समान होता है। तो जब समान आकार वाले नर और मादा युग्मक के बीच में संलयन होता है, फ्यूजन होता है, तो इसके फलस्वरूप जो जाइगोस्पोर बनता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं समयुग्मकी संलयन। ठीक है, और दूसरा जिसको कि असमयुग्मकी या विषम युग्मकी भी कहा जाता है, या विषम युग्मकी। ठीक है, इसमें जैसा कि इसका नाम है असमयुग्मकी, यानी कि अलग अलग तरह के, यहाँ पर जो मादा युग्मक होता है वो सामान्यतः आकार में बड़ा होता है, और जो नर युग्मक होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। तो इनके बीच में संलयन होकर जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, तो इसको हम कहते हैं असमयुग्मकी प्रकार का संलयन। ओके, तो लैंगिक जनन दो तरह से हो रहा है, समयुग्मकी और असमयुग्मकी। यहाँ पर बच्चों एक और अच्छा, मैं आपको एक बार इनके एग्जाम्पल्स भी बता देती हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं समयुग्मकी की। ठीक है, तो समयुग्मकी में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा, इसमें समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। और असमयुग्मकी प्रकार में हम यूडोराइना, ये इसका एग्जाम्पल है जहां पर असमयुग्मकी प्रकार का संलयन पाया जाता है। यहाँ पर बच्चों एक स्थिति और होती है, वो स्थिति क्या होती है वो देखो। कई बार ऐसा होता है कि ये जो मादा युग्मक है ये अचल होता है, यानी कि ये अपने पेरेंट प्लांट के ऊपर, जो मात्र पौधा है उसके ऊपर मादा युग्मक उसके ऊपर ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, और जो नर युग्मक है, ये किसकी स्थिति बता रही हूं मैं आपको, मादा युग्मक की। तो मादा युग्मक या अंड कोशिका जो है वो पेरेंट प्लांट के ऊपर ही लगी हुई है, यानी कि वो अचल है। और जो नर युग्मक होते हैं वो चलायमान होते हैं, यानी कि वो पानी के अंदर बहते हुए इस युग्मक तक, मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो कुछ शैवालों में ये स्थिति भी पाई जाती है। तो इसका उदाहरण है हमारे पास में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि लैंगिक जनन भी शैवाल में उपस्थित है। यह असमयुग्मकी हो सकता है, समयुग्मकी हो सकता है, और असमयुग्मकी में हमने देखा कि मादा युग्मक चलायमान भी हो सकता है और मादा युग्मक अचल भी हो सकता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं शैवाल का वर्गीकरण। तो बच्चों, शैवाल को उसमें उपस्थित मुख्य रूप से
उसमें जो पिगमेंट्स यानी कि जो वर्णक उपस्थित है, उनकी उपस्थिति के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। इनके नाम है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो देखते हैं इन तीनों वर्गों का हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो देखो सबसे पहला इसका अपन पॉइंट देखते हैं, सामान्य नाम। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर कहलाते हैं ग्रीन शैवाल या ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। फियोफाइसी के मेंबर भूरे शैवाल और रोडोफाइसी के मेंबर्स को हम लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इनमें कौन कौन से मुख्य वर्णक पाए जाते हैं? तो देखो क्लोरोफाइसी, इसमें क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी, साथ ही साथ फ्यूकोजेंथिन भी पाया जाता है, जिसके कारण इसके हरे रंग के ऊपर भूरा रंग भी जो है हमें दिखाई देता है, यानी कि हरे रंग के साथ साथ भूरा रंग जो है वो डोमिनेंट कलर के रूप में दिखाई देता है। रोडोफाइसी में देखो तो क्लोरोफिल ए और डी के साथ में फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, जिसके कारण हमें लाल रंग के शैवाल ये दिखाई देते हैं। तो ये जो नाम है ना, फ्यूकोजेंथिन और फाइकोइरिथ्रिन, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिनके कारण इनमें विशेष प्रकार के रंग उपस्थित है। थर्ड पॉइंट देखो, क्योंकि ये सारे के सारे प्रकाश संश्लेषी हैं, इसलिए भोजन भी संचित करते हैं बनाकर। तो संचित भोजन इनमें क्या होता है? क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में स्टार्च, फियोफाइसी में मैनिटोल, लैमिनरिन और यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च, ये इनका संचित भोजन है। कोशिका भित्ति में क्या विभिन्नता है? देखो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई। फियोफाइसिन जो है, फियोफाइसी जो क्लास है उसमें सेलुलोज के साथ साथ एल्जिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये जो एल्जिन है ना, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना कॉमर्शियल रोल है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, यानी औद्योगिक रूप में एल्जिन जो है वो बहुत महत्व रखता है। रोडोफाइसी, इसमें सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति उपस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्लैजिला है ना, कशाभिका। कशाभिका की स्थिति क्या होती है और कितनी संख्या में वो उपस्थित होते हैं? तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उसमें कशाभिका 2 से 8 हो सकती है, लेकिन वो समान होगी और शीर्ष पर स्थित होगी। शीर्ष की का मतलब है कि ये हमारी अगर कोशिका है एल्गी की, तो यहाँ पर इसके शीर्ष पर उपस्थित होगी, जैसा अभी हम क्लेमाइडोमोनास में देख कर आए हैं। फियोफाइसी में संख्या में 2 होती है और असमान, और स्थिति क्या है? पार्श्व। तो कुछ इस तरह से ये हमारी अगर कोशिका है तो ये पार्श्व स्थिति, और एक छोटी और एक बड़ी, इस तरह से असमान फ्लैजिला उपस्थित होगी। और रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आवास। क्लोरोफाइसी के मेंबर दोनों जगह, अलवणीय और लवणीय सब जगह उपस्थित होते हैं, लेकिन फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर मुख्य रूप से खारे पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि अलवणीय आवास में भी इनकी कुछ प्रजातियां उपस्थित होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य आवास की अगर बात करेंगे तो मुख्य आवास इनका लवणीय जल होता है, खारा पानी होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन कवर करते हैं इसमें जनन। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में जनन किस किस तरह से होता है? देखो अपन जनन को पीछे पूरी डिटेल में पढ़कर आए हैं, यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट्स बना के लिखेंगे। तो क्लोरोफाइसी में कायिक जनन उपस्थित है, ठीक है। और विधि क्या है कायिक जनन की? विखंडन। क्लियर? ये पॉइंट यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, क्योंकि कायिक जनन विखंडन के द्वारा सभी प्रकार की एल्गी में उपस्थित होता है। अपन बात करेंगे अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन यहाँ पर फ्लैजिला युक्त जू स्पोर से होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर चलायमान स्पोर्स, जू स्पोर्स फ्लैजिला वाले उपस्थित होते हैं, और जिनके माध्यम से अलैंगिक जनन यहाँ पर होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अलैंगिक जनन जू स्पोर्स के द्वारा ही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ जो जू स्पोर्स होते हैं इनमें फ्लैजिला समान होती है, मतलब समान आकार की होती है। दोनों फ्लैजिला की साइज सेम होती है और फ्लैजिला शीर्ष पर पाई जाती है, टिप पर पाई जाती है, ये पोजीशन।
और यहाँ पर ज़ूस्पोर तो है लेकिन फ्लैजिला साइड में प्रेजेंट है, और एक फ्लैजिला छोटी है और एक फ्लैजिला बड़ी है। ओके, तो ये दोनों में अंतर है। और जैसा कि अपन रोडोफाइसी में जानते हैं कि फ्लैजिला होती ही नहीं है, अभी अपन पढ़कर आए हैं, है ना। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन तो होता है लेकिन अचल बीजाणु के द्वारा होता है। क्लियर? ज़ूस्पोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चल बीजाणु। तो यहाँ पर दोनों जगह तो चल बीजाणु के द्वारा हो रहा है, और जबकि रोडोफाइसी में अचल बीजाणु के द्वारा हो रहा है। चलो थर्ड पॉइंट करते हैं अपन इसका क्लियर, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन बच्चों यहाँ पर दोनों तरह से हो सकता है, समयुग्मकी आइसोगैमस और एनाइसोगैमस यानी कि असमयुग्मकी। किसी भी तरह से जो अपन पीछे डिटेल पढ़कर आए हैं, तो दोनों प्रकार से लैंगिक जनन यहाँ पर संभव होता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर अपन आते हैं तो देखो यहाँ पर लैंगिक जनन में यहाँ अचल युग्मक उपस्थित होते हैं। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अचल युग्मक। ठीक है, तो यहाँ पर लैंगिक जनन जो है अचल युग्मकों के माध्यम से होता है, और समयुग्मकी आइसोगैमस जो टाइप है, समयुग्मकी संलयन, ये यहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो समयुग्मकी संलयन लैंगिक जनन में यहाँ अनुपस्थित होता है, केवल असमयुग्मकी पाया जाता है, और जिसमें सामान्यतः जो मादा युग्मक है वो अचल युग्मक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि प्लांट बॉडी के ऊपर मादा युग्मक लगा रहेगा, और जो नर युग्मक होगा वो जल के माध्यम से इस मादा युग्मक तक पहुंचेगा, है ना। जैसा कि अपन पॉलिनेशन पढ़ते हैं ना, ठीक उसी तरह से। तो ये था जनन तीनों में एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। अब अपन है ना इनके कुछ डायग्राम्स देखते हैं कि क्लोरोफाइसी के मेंबर्स कैसे दिखाई देते हैं, फियोफाइसी के और रोडोफाइसी के कैसे दिखाई देते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पर मैंने वॉल्वॉक्स का डायग्राम बनाया है जो कॉलोनी में प्रेजेंट है। ये यहाँ पर देखो वॉल्वॉक्स की एक आपको सिंगल सेल दिखाई दे रही है ना, एक सिंगल सेल दिखाई दे रही है, और इसमें ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, और ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, यानी कि ये 1 2 3 4 5 इस तरह से बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सब इसकी वॉल्वॉक्स की कोशिकाएं हैं जो आपस में एक जाल के रूप में गुथी हुई है, कॉलोनीज के रूप में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये कौन सी एल्गी है। ये है हमारी ग्रीन एल्गी। ठीक है, हरे शैवाल। ये मैंने क्लेमाइडोमोनास बनाया है जो स्वतंत्र रूप से रहता है, ये भी हमारा ग्रीन एल्गी है। ये देखो लैमिनेरिया, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या होता है बच्चों कि इनमें ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, देखो होल्ड फास्ट और स्ट्राइप और फ्रॉन्ड, ये नाम पढ़ रहे हो। अपन ने कहा था ना कि इनका शरीर कैसा होता है, शैवालों का शरीर थैलस जैसा होता है, यानी कि इनके पास में ना तो रूट है, ना स्टेम है, और ना इनके पास में लीव्स है, ये कुछ भी नहीं है। तो इनके जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है होल्ड फास्ट जो सबस्ट्रेट या आधार का काम करता है। फिर हमें यहाँ पर छोटा सा एक स्टेम जैसा वृंत दिखाई देता है जिसको हम स्ट्राइप कहते हैं। तो ये तो सबस्ट्रेट है जो इसको आधार से जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, आधार से जोड़ना। फिर ये स्ट्राइप है, फिर ये फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड क्या होता है, ये लीफ जैसा, पत्ती जैसी संरचना है, या क्यों इसको हम पत्ती जैसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिखाई पत्ती के जैसा देता है, लेकिन इसमें कोई वेस्कुलर बंडल वगैरह कुछ भी नहीं पाए जाते, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लियर? तो ये फ्रॉन्ड, ये जो नाम है ना, ये हमें यहाँ से याद करने, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ड्स। एक पॉइंट मैं आपको ग्रीन एल्गी में बताना भूल गई बच्चों, यहाँ एक बार वापस हम ग्रीन एल्गी को देखते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों जो ग्रीन एल्गी होती है, हरे शैवाल होते हैं, इसमें बहुत तरह तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है,
कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें से सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। कुछ में इस तरह से क्लोरोप्लास्ट हमें दिखाई देता है, इस तरह का क्लोरोप्लास्ट हमें दिखाई देता है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो आकार है उसमें बहुत विभिन्नता पाई जाती है, और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड पाए जाते हैं। ये देखो पायरिनॉइड यहाँ मैंने मेंशन करा हुआ है ना। पायरिनॉइड क्या होते हैं? ये विशेष प्रकार के स्टार्च होते हैं, स्टार्च, ओके। तो इसके रूप में ये भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ग्रीन शैवाल या भूरे शैवाल का। तो ये था हमारा लैमिनेरिया। अगला देखो फ्यूकस, ये भी हमारा ब्राउन एल्गी है, भूरा शैवाल है। यहाँ भी देखो होल्ड फास्ट, ये इसका छोटा सा स्ट्राइप है, और ये इसका फ्रॉन्ड है जो ऐसा बटा हुआ, जैसे पत्तियां नहीं विभाजित दिखाई देती हैं वैसे यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है विभाजित। और इसमें स्पेशल फीचर देखो प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इसके कारण ये जो है ना बहुत हल्के हो जाएंगे और पानी में आसानी से, पानी की धारा के बीच में आसानी से तैर पाएंगे, जमीन के पानी की तली में नहीं बैठ पाएंगे, है ना। तो हल्का बनाने के लिए इस तरह के एयर ब्लैडर्स भी यहाँ पाए जाते हैं। ये देखो डिक्टियोटा, बच्चों डिक्टियोटा ये भी हमारा एक ब्राउन एल्गी है, भूरा शैवाल है। तो इसमें भी इस तरह से होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ड उपस्थित है। ये देखो पोरफायरा, ये है रेड एल्गी। और ये देखो पॉलीसाइफोनिया। अब ये देखो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लांट है ना। ये हमें बिल्कुल रूट दिखाई दे रही है, ये स्टेम में ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, पत्तियों जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ना तो ये रूट है, ना ये स्टेम है, और ना ये लीव्स है, क्योंकि इनकी बॉडी थैलस जैसी है। लेकिन कुछ इस तरह की संरचनाओं में इसमें विभेदन थोड़ा शुरू हुआ है ना। तो राइजोइड्स पाए जाते हैं जो बस इसको यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं, तली में, पानी की तली के अंदर बांध के रखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है पॉलीसाइफोनिया, और ये है हमारी एक तरह की रेड एल्गी, ओके। तो ये अच्छा एक पॉइंट और, ये जो जितनी भी रेड एल्गी होती है ना, तो ये पानी की, समुद्री पानी में तो पाई जाती है, लेकिन उसमें भी समुद्री पानी में तो ये पाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि जहां पर पानी का थोड़ा गर्म क्षेत्र होता है वहां पर ये बहुतायत से पाए जाते हैं, ठीक है। तो गर्म पानी के क्षेत्रों में ये बहुतायत से पाए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पाए जाते हैं, ये समुद्र की गहराई में भी इनकी बहुत सी प्रजातियां उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो रेड एल्गी का ये आप डायग्राम या पॉलीसाइफोनिया का देख रहे हो। चलो अब आगे चलते हैं, और ये जो हमने तरह तरह के शैवाल देखे, इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके पर्यावरणीय महत्व का, कि पर्यावरण में ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी है, तो पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हो रहा है ना, उसका लगभग आधा भाग इन शैवालों के द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है कि ये कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, यानी कि कितना सारा भोजन का निर्माण कर रहा है ना। और प्रकाश संश्लेषण से दो चीजें प्राप्त होती हैं, एक तो हमें भोजन प्राप्त होता है और दूसरा हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो दूसरा पॉइंट देखो, जब इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ा रहा है, और जो भोजन इतना सारा बना रहा है तो ये प्राथमिक उत्पादक है, जिसके कारण जलीय खाद्य चक्रों का ये आधार बनाता है, ठीक है। बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट ये फिक्स करता है। तो ये था इसका पर्यावरण में महत्व, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट देखते हैं इनका आर्थिक महत्व क्या है। तो बच्चों, आर्थिक रूप से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनको हम भोजन के रूप में, चारे के रूप में, औषधि के रूप में, उद्योगों में, इंडस्ट्रियल उत्पाद के रूप में, कृषि क्षेत्र में,
और भी कुछ एरियाज है जहां पर हम इसको उपयोग में लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्थिक महत्व। तो चलो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो भोजन के रूप में, भोजन के रूप में सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लोरेला का नाम लिखा है, जो एक कोशिकीय का शैवाल होता है। तो ये जो बच्चों क्लोरेला है, इसमें बहुत ज़्यादा लगभग 50% तो इसमें प्रोटीन होता है और लगभग 20% जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पाए जाते हैं, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इसके साथ ही साथ इसके अंदर बहुत से तरह के विटामिन भी पाए जाते हैं। तो विटामिन ए, बी, सी, विटामिन के, इसका ये बहुत ही रिच सोर्स होता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे शरीर के लिए जितने भी आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, वो सारे के सारे अमीनो अम्ल इस क्लोरेला में पाए जाते हैं। तो एक तो ये क्लोरेला और एक ये स्पाइरुलिना, ये दोनों तो खाने के रूप में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो कुपोषण वाले बच्चे होते हैं ना, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, उनके लिए इनकी स्पेशल वो बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई जाती हैं, टैबलेट्स, जिनके द्वारा उनके शरीर में बहुत से तत्वों की पूर्ति करने का काम किया जाता है। इसके अलावा अल्वा, लैमिनेरिया और सारगैसम, इनको भी भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो जो भी समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं, वहां पर ये जो सी वीड्स, इनको सी वीड्स कहते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले वीड्स। तो सी वीड्स जो है वो उनका एक मुख्य भोजन होता है, तो मुख्य भोजन के रूप में वो इसको लेते हैं। चारे के रूप में देखो तो ये लैमिनेरिया, सारगैसम और फ्यूकस, पोरफायरा, ये सब जो है ना, ये काफी बड़े बड़े एल्गी होते हैं। तो इनको चारे के रूप में, जो भी कैटल्स होते हैं या जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहां पर चारे के रूप में उनको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोरा और इडोगोनियम जो है ना, ये दोनों मछलियों के लिए, जहां पर मछलियों का पालन किया जाता है, तो मछलियों के लिए ये चारे के रूप में काम में लाए जाते हैं। अब देखो कृषि के क्षेत्र में, ये हमारी नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया, इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट, है ना। ये हम साइनोबैक्टीरिया में पढ़कर भी आए हैं, हेटेरोसिस्ट, जो क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो यानी कि हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं या जो हमारी सॉइल है, वहां पर ये नाइट्रोजन को पहुंचा देगा, फिक्स करके नाइट्रोजन को पहुंचा देगा। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है, एक मुख्य खाद है। तो ये हमारे कृषि क्षेत्र में उर्वरकता को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ ये जो फ्यूकस और सारगैसम है, इसको हम लोग हरी खाद के रूप में प्रयोग में लाते हैं, हरी खाद के रूप में। ठीक है, तो हरी खाद में क्या होता है, जैसे खेत में हरी हरी फसलें उगी हुई, फसल काट लेते हैं, फिर जो पीछे का हिस्सा होता है ना, उसको वापस खेत के अंदर ही मिला देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे सड़ जाता है और फिर वो खाद का काम करता है। या फिर क्या करते हैं कि कोई भी एक फसल को पहले, मेन फसल बोने से पहले खेत में कोई एक बीज डाल दिया जाता है, तो बीज उग जाता है, फिर पूरे खेत के अंदर क्या करते हैं, वापस ट्रैक्टर घुमा के मिट्टी को पलट देते हैं, तो वो जो पौधे उगे थे वो वापस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, तो वो हरी खाद की तरह काम करते हैं। तो वैसे ही इन एल्गी, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़ी बड़ी एल्गी हैं, तो इनको हरी खाद के रूप में कृषि क्षेत्र में काम में लाया जाता है। आगे देखते हैं औषधियों के रूप में, दवाइयों के रूप में। तो देखो कौन कौन सी दवाइयां हमारे पास इनसे बनती हैं, वो पढ़ते हैं अपन। क्लोरेला, क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है, क्लोरेलिन। फिर लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से भी एक एंटीबायोटिक मिलती है। और ब्लड एंटीकोगुलेंट, ब्लड एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है, रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला। ठीक है, तो ऐसा एक जो है केमिकल इससे निकाला जाता है। इसी तरह से रेड एल्गी का एक प्रकार है कोरेलिना, इसका प्रयोग करके किडनी और हमारे जो ब्लैडर्स हैं
और श्वसन संबंधी कुछ बीमारियां हैं, फेफड़ों से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में इसको प्रयोग किया जाता है, इसके एक्सट्रैक्ट को प्रयोग किया जाता है। पॉलीसाइफोनिया भी अपन ने वो पेड़ जैसी एल्गी देखी थी ना, उसका प्रयोग उसको उसके अंदर जो है ना एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी यानी बैक्टीरिया को वो खत्म करता है। इसी तरह से रेड एल्गी में जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों नाम याद जरूर करना। ये एक इनके अंदर से एक पदार्थ निकाला जाता है, इसको हम अगार कहते हैं। ये जो अगार है ये लग्जेटिव की तरह काम आता है और बहुत सारी दवाइयां बनाने में इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। दवाइयां और गोलियां बनाने में ये ना से बंध जाता है ना, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी होती है, तो दवाइयां और गोलियां बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है, लग्जेटिव होता है ये। फिर देखो कैरागेनिन, ये नाम याद करना, कैरागेनिन ये किससे निकल रहा है, एक रेड एल्गी है कॉन्ड्रस, उससे निकाला जा रहा है इसको, और ये भी ब्लड कोआगुलेंट की तरह यूज होता है, यानी ये रक्त को जमाने का काम करता है, रक्त का थक्का बना रहा है, ये रक्त के थक्के को बनने से रोक रहा है। ठीक है, तो औषधियों के रूप में हमने यहाँ पर इसके कुछ उपयोग देखे। आगे चलते हैं, देखो इंडस्ट्रियल रूप में यहाँ पे ये जो आयोडीन था ना, ये भी अपन को वहाँ औषधियों में लेना चाहिए था, ये गलती से यहाँ आ गया है बच्चों, पहले अपन इसी को ही पढ़ लेते हैं। तो देखो आयोडीन भी एक लैमिनेरिया से निकाली जाती है, लैमिनेरियल्स के जो मेंबर हैं ब्राउन एल्गी के, उससे आयोडीन भी निकाली जाती है, जिसका प्रयोग थायराइड और गोइटर, आयोडीन की कमी से हो जाता है ना घेंगा रोग, तो इन रोगों को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता था। इस पॉइंट को आप औषधियों के साथ लिखना। चलो देखो, और देखो इंडस्ट्रियल उत्पाद इनसे क्या प्राप्त हो रहे हैं, ब्रोमीन प्राप्त हो रही है पॉलीसाइफोनिया से। ये देखो एल्जिनिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्जिनिक अम्ल। एल्जिनिक अम्ल जो है ना किससे मिल रहा है, जितने भी ब्राउन एल्गी होते हैं ना, लैमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, जिनको हम कैल्प भी कहते हैं, तो इनसे इस तरह का एल्जिनिक एसिड अपन ने पढ़ा था ना कि इनकी जो बनी हुई है वो कोशिका भित्ति बनी हुई है, उसमें सेलुलोज के साथ में एल्जिन है, और मैंने कहा था ना बाद में बताऊंगी, तो ये वही एल्जिनिक एसिड वहां से निकाला जा रहा है ना, जिसके कारण ये जो एल्जिनिक एसिड है इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये थिकर, किसी भी चीज को गाढ़ा करना है तो कर लेगा, किसी भी चीज का इमल्शन बनाना है तो बना देगा, या किसी चीज को जेल की तरह जमाना है तो जमा देगा। ठीक है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है सूप बनाने में, साबुन बनाने में, क्रीम बनाने में, सॉस खाते हैं अपन वो बनाने में, प्रिंटर की इंक बनाने में, पॉलिश बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, और इमल्शन पेंट्स आता है ना, इमल्सिफाइड पेंट्स, एशियन पेंट, इमल्शन पेंट्स, ऐसे नाम ऐड अपन देखते हैं एशियन पेंट वगैरह का, तो उसमें इस तरह का नाम आता है ना, तो ऐसे इमल्शन पेंट्स बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो रेड एल्गी, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इससे ये अगार का एक यूज तो अपन मेडिसिनल में पढ़कर आए हैं ना, गोलियां वगैरह बनाई जाती हैं, लग्जेटिव बनाया जाता है। अगार को प्रयोगशालाओं में भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जितने भी संवर्धन माध्यम बनाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट माध्यम बनाए जाते हैं टिश्यू कल्चर में, है ना, टिश्यू कल्चर में या माइक्रोब्स की स्टडी करने में, माइक्रोबायोलॉजी में, तो उन सब संवर्धन माध्यम के अंदर अगार को मिलाया जाता है और संवर्धन माध्यम को सेमी सॉलिड यानी कि थोड़ा सा बिल्कुल ठोस नहीं, अर्ध ठोस सेमी सॉलिड बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर टिश्यू को, माइक्रोब्स को, सेल्स को उगाया जा सके। तो इसका अगार का बहुत कॉमर्शियल यूज होता है। ठीक है, अभी अपन ने कैरागिन भी पढ़ा था पीछे, एंटीकोगुलेंट बनाया जाता है। साथ ही साथ ये जो कैरागिन है ये आइसक्रीम्स में, चॉकलेट्स में, टूथपेस्ट में भी यूज होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा इमल्सिफायर होता है। ठीक है, अब देखो एक दो पॉइंट लास्ट बच रहे हैं हमारे अन्य उपयोग में, तो सीवेज डिस्पोजल में। तो ये बच्चों क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, ये कैसी एल्गी है, प्रकाश संश्लेषी है, तो ये जब सीवेज के साथ में मिला दिया जाता है इनको, तो ये वहां पे क्या काम करते हैं, कुछ आप अंदाजा लगा सकते हो सीवेज में इनका क्या रोल होता होगा। ये ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाती हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाती है ना, क्योंकि
प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मुक्त करेंगी और ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाएंगी। अब इस ऑक्सीजन की उपलब्धता से क्या होगा, बहुत से तरह के जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, वहाँ जो सीवेज है उसमें एरोबिक बैक्टीरिया है, ये बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। स्पेस में, स्पेस रिसर्च में ये दो तरह से काम आता है। एक तो ये न्यूट्रिएंट का सोर्स होता है, फूड प्रोवाइड कराता है, और दूसरा ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराने के लिए इसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे एल्गी के आर्थिक महत्व, शैवाल का आर्थिक महत्व। अब लास्ट टॉपिक छोटा सा हम कवर करते हैं, शैवाल में पीढ़ी एकांतरण। तो देखो शैवाल में बच्चों क्या होता है कि मुख्य रूप से जो शैवाल का अपन ये कह सकते हैं कि मेन प्लांट बॉडी है ना, मुख्य पादप काय। तो मुख्य पादप काय युग्मकोद्भिद होती है, युग्मकोद्भिद है ना, गैमिटोफिटिक होती है। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, गैमिटोफाइट। तो मुख्य पादप, मेन प्लांट बॉडी या मुख्य पादप काय जो है वो है गैमिटोफाइट। अब ये जो हमारा गैमिटोफाइट है ये बहुत लंबा समय रहता है और लैंगिक जनन से अगर यहाँ पर जाइगोस्पोर बन रहा है, ये क्या हो गया, डिप्लॉइड 2n, और ये गैमिटोफाइट है हैप्लॉइड। तो ये जाइगोस्पोर बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, बस ये स्पोर स्टेज तक ही रहेगा, और जैसे ही इसका अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, और ये वापस हैप्लॉइड यानी कि अगुणित स्पोर्स बना देगा, और अगुणित स्पोर वापस ये गैमिटोफाइट बॉडी बना देगा। तो द्विगुणित अवस्था बहुत थोड़े समय तक रहती है और यह अप्रभावी रहती है। ये हमें ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है कि भाई ये द्विगुणित अवस्था इतने लंबे समय तक रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन या स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है बीजाणुभिद, जिसको आप हिंदी में कहते हो बीजाणुभिद। तो ये जो बीजाणुभिद अवस्था है ये बहुत थोड़े समय तक रहती है और केवल इस जाइगोस्पोर यानी कि युग्मनज के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, और मेन प्लांट बॉडी अगुणित होती है। तो शैवाल में पीढ़ी एकांतरण यानी कि हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड, डिप्लॉइड के बाद वापस हैप्लॉइड, अगुणित के बाद में गुणित, अगुणित के बाद में ये गुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था, और द्विगुणित के बाद में वापस अगुणित अवस्था। ये दोनों अवस्थाओं में एकांतरण तो पाया जाता है, लेकिन जो डिप्लॉइड या द्विगुणित अवस्था है वो अप्रभावी होती है। ठीक है, तो इस तरह से शैवाल में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण उपस्थित होता है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का। और यहाँ पर पीढ़ी एकांतरण में एक चीज एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और यहाँ पर लिखाऊंगी कि ये जो पीढ़ी एकांतरण का पैटर्न है, जीवन चक्र का पैटर्न है, इसको हम कहते हैं अगुणितक, अगुणितक जीवन चक्र। ठीक है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, तो ये था हमारा शैवाल के बारे में वीडियो लेसन। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं।